नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज बात करेंगे राहुल गांधी के मध्य प्रदेश के दौरे की, क्योंकि आज राहुल गांधी बहुत दिनों बाद मध्य प्रदेश में पहुंचे हैं और वो केवल और केवल संगठन की सर्जरी और संगठन का मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं। खास बात यह है कि 10 साल बाद राहुल गांधी ने पीसीसी दफ्तर में जाकर कार्यकर्ताओं को और नेताओं को, पदाधिकारियों को संबोधित किया। खास बात यह रही कि उन्होंने साफ तौर पर स्वीकारा कि कुछ लोग ऐसी बयानबाजी कर देते हैं जिससे हमें नुकसान हो जाता है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि कुछ लोग ऐसे बयान दे देते हैं जिससे बीजेपी का काम हो जाता है। इसके अलावा उन्होंने साफ तौर पर संगठन में सर्जरी के संकेत दे दिए। संकेत क्या दे दिए? ऐलान कर दिया है कि जिला स्तर से वर्किंग कमेटी ने तय कर लिया है कि जिला स्तर से, जिला अध्यक्षों से लेकर के अब हम बदलाव करने जा रहे हैं, बड़ी सर्जरी हम करने जा रहे हैं। साथ ही साथ इस पूरे मामले को जोड़कर देखा जा रहा है कि क्या जीतू पटवारी के पावर्स कम किए जाएंगे, क्योंकि आज ये बताया जा रहा है कि अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अंदर राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा है कि हम जानते हैं कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं, पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, लेकिन संगठन में उनकी आवाज नहीं सुनी जाती है। आप सोचिए, संगठन में कार्यकर्ताओं की आवाज नहीं सुनी जाती है, उन कार्यकर्ताओं की जो बीजेपी के खिलाफ लड़ने को तैयार हैं, जो कांग्रेस की विचारधारा से बंधे हैं। यह बात राहुल गांधी ने कही है। तो एक तरफ संगठन में सर्जरी के संकेत, एक तरफ संगठन में असली कार्यकर्ताओं को तरजीह नहीं मिलने की बात, और दूसरी तरफ बयानवीरों को सीधी नसीहत। किस पर था उनका निशाना और अब क्या होगा कांग्रेस के भविष्य का आगे का हाल? इसी मुद्दे पर शुरू करते हैं आज आपकी बात। तो राहुल गांधी ने कहा कि हमारे साथ कार्यकर्ता ऐसे हैं जैसे कुछ घोड़े होते हैं जो 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं बारात के घोड़े, एक होते हैं लंगड़े घोड़े, और कुछ होते हैं रेस के घोड़े। तो हमें रेस के घोड़ों को आगे बढ़ाना और सबको रेस के घोड़ों की तरह दौड़ना है। उन्होंने ये बात कहते कहते कहा कि यह बात मुझे कमलनाथ ने बताई है। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस में, संगठन में कार्यकर्ताओं की अनदेखी और आने वाले वक्त में होने जा रही बड़ी सर्जरी की तरफ भी इशारा किया। दोनों बयान सुनिए। रेस के घोड़े और बारात के घोड़े को अलग तो करना ही पड़ेगा, और पहले मैं कहता था 2 टाइप के हैं। एक रेस का घोड़ा है, कांग्रेस पार्टी कभी कभी रेस के घोड़े को बारात में भेज देती है, ये कमलनाथ ने कहा है, और कभी कभी बारात के घोड़े को रेस की लाइन में खड़ा कर देती है, उसको पीछे से वो एक चाबुक पड़ता है, वो वहीं बैठ जाता है। इसी कमरे में बीजेपी को हराने का टैलेंट बैठा हुआ है, मगर आपके हाथ बंधे हुए हैं। बंधे क्यों हैं? क्योंकि आपकी आवाज कांग्रेस पार्टी के संगठन में ठीक से नहीं सुनाई देती है। ये बनने के लिए तैयार है, बीच में 2-3 लोग उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं। कोई ऐसे लोग हैं जो फ्रस्ट्रेशन में दे देते हैं, कोई ऐसे लोग हैं जो थोड़ा बीजेपी का भी काम कर लेते हैं। तो वर्किंग कमेटी ने निर्णय लिया है कि शुरुआत डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के पोस्ट से होगी। राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर के सीज फायर को लेकर के पीएम नरेंद्र मोदी पर बहुत बड़ा हमला बोला है, और यह हमला वो इससे पहले बोलते रहे हैं, लेकिन आज जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, जिस तल्ख लहजे में टिप्पणी की, जिस तरह से तंज कसा, वो सुर्खियां बन गया। उन्होंने किस तरह से इस सरेंडर को, इस सीज फायर को ट्रंप के सामने पीएम नरेंद्र मोदी का सरेंडर बोला है, ये आप सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। सुनिए क्या कहा है राहुल गांधी ने पीएम मोदी और ऑपरेशन सिंदूर में हुए सीज फायर को लेकर। बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे
उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर। और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। सुना आपने क्या कहा गया। एक कंट्रोवर्सी भी यहां पर हो गई। राहुल गांधी जब पहुंचे तो उन्होंने इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर फूल अर्पित किए और उस वक्त वो जूते पहने हुए थे। उनकी ये तस्वीरें जैसे ही सामने आई, मोहन यादव जो कि सीएम हैं, उन्होंने कहा यह देख के मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि यह हमारी संस्कृति नहीं है। इसके अलावा राव उदय प्रताप जो कि मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के आने से अच्छा है, फायदा होगा, हम आगे अगले विधानसभा चुनाव में और ज्यादा ताकत के साथ मजबूत होकर सरकार में आएंगे। दोनों बयान सुनिए। दादी जी के लिए उनने पुष्पांजलि करी और जूते नहीं खोले, मेरे को थोड़ा जचा नहीं है, थोड़ा हमारे संस्कार के विरुद्ध है। उनको इस सब से ध्यान रखना चाहिए। अच्छा है, हर राजनीतिक दल को अपने संभावनाएं और प्रयास करते रहना चाहिए। और राहुल जी तो मतलब एक आज बहुत ही मेहनती, क्या कहें उनको, मतलब काफ़ी उनके प्रयास रहे हैं और कांग्रेस की सफलताओं में आज जहां पर कांग्रेस खड़ी है इसमें बड़ा उनका योगदान है। मुझे लगता है कि उनको प्रयास तो करना ही चाहिए व्यक्ति को। जनता पार्टी आज जहां है इससे 2 कदम और आगे जाकर मध्य प्रदेश में और देश में सेवा करेगी। सवाल क्या है आज के हमारे, आइए आपको दिखा रहे हैं और फिर इस डिबेट को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे सवाल ये रहे आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। राहुल गांधी का एमपी दौरा कांग्रेस के प्रदर्शन पर कितना फर्क पड़ेगा? ये तो लॉन्ग टर्म सवाल है भाई, आगे क्या होगा? तंज कसे पाकिस्तान से सीज फायर पर राहुल बोले ट्रंप के फोन पर नरेंद्र सरेंडर। इंदिरा गांधी की फोटो पर जूते पहनकर फूल चढ़ाए, सीएम मोहन बोले ये संस्कार समझ नहीं आए। एमपी में राहुल के दौरे से कांग्रेस कितनी बदलेगी? संगठन में बड़ी सर्जरी हर हाल में होगी। ये तो बहुत स्पष्ट हो गया भाई। 2-3 चीजें समझने की है, अभी आपको समझाएंगे भी। हमारे साथ कुछ खास गेस्ट हैं, उनके सामने वो सवाल भी उठाएंगे। आज हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक सुनील वर्मा जी जुड़ रहे हैं, उनका बहुत स्वागत करूंगा। सुनील जी बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी से हमारे साथ वरिष्ठ नेता और विधायक आशीष शर्मा जी जुड़ रहे हैं। आशीष जी आपका बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव जी ने हमें ज्वाइन किया है। रंजन जी वेलकम टू माय शो। चलिए सुनील जी, सबसे पहले आपके पास आता हूं। सुनील जी, 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हाईलाइट करने चाहूंगा मैं। एक तो उन्होंने साफ तौर पर कार्यकर्ताओं के सामने, आला कमान का कोई नेता आता है इस स्तर का और कहता है कि संगठन में कांग्रेस के ऐसे नेताओं की, ऐसे कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जाती उनकी आवाज जो स्थिति को बदलने का मादा रखते हैं। मतलब ये स्वीकार किया है कि अभी बहुत कुछ सुधारने की गुंजाइश है, पहली चीज। दूसरी, उन्होंने सर्जरी की बात भी कही है और कहा है कि अब वर्किंग कमेटी ने तय किया है कि जिला लेवल से हम ये काम शुरू कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में क्या हम संगठन में भी बदलाव देखेंगे? पहला सवाल। और दूसरा ये कि ये बात हर बार आप लोग करते तो हैं कि हम कार्यकर्ताओं की सुनेंगे, पर हर दौरे के बाद ये चीजें चली कहां जाती हैं और इस बार क्यों हम माने कि कुछ फर्क पड़ेगा? अभिलाष जी, सारे मित्रों को नमस्कार, आपको नमस्कार। मैं पहले तो ये बोलूं कि मैं सुनील वर्मा नहीं हूं, सुनील मिश्रा हूं जी, तो इसको सही कर दीजिए जी। अच्छा, दूसरी आपने जो पहली बात कही, किसी भी राजनीतिक संगठन के लिए ये आवश्यक होता है कि उसके कार्यकर्ता का मनोबल जो है वो उच्च स्तरीय हो, अच्छा मनोबल बना रहे। कांग्रेस का जो पास्ट में परफॉर्मेंस रहा है और जो परिस्थितियां रही हैं उसमें ना जाते हुए मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आज कांग्रेस को जो सबसे बड़ी आवश्यकता थी वो इस बात की थी कि राहुल जी ये विश्वास दिलाएं हमारे नींव के पत्थरों को कि तुम लोगों की बात सुनी जाएगी, संवाद होगा, संवादहीनता नहीं होगी, और अगर आप जमीनी तौर पे अच्छा काम करेंगे तो आपको उसके हिसाब से पूछा जाएगा, आपकी पूछ परख होगी। आपने गौर किया होगा कि ये जो भी संख्या आई जी, इनको ना तो फूड पैकेट्स दिए गए, ना इनको गाड़ियां दी गई, ना इनको कोई साधन दिया गया कि आरटीओ ने वगैरह वगैरह जो होता है राजनीति में। ये सारे लोग अपने स्वेच्छा से आए और अच्छी संख्या में आए। 80 वर्षीय एक बुजुर्ग आए जिन्होंने बताया कि इंदिरा जी ने मुझको सदस्य बनाया था। तो ये जो उत्साह है, ये उत्साह एकांगी नहीं होता, इसका व्यापक रूप से असर पड़ता है। और लोकतंत्र में यह जरूरी है
कि हम पक्ष में रहें या विपक्ष में रहें, चाहे पक्ष हो वो भी मजबूत होना चाहिए और विपक्ष हो उसको भी मजबूत होना चाहिए, ऐसी मेरी मान्यता है। तो आपने जो मेरे से मूल प्रश्न किया है, ये ठीक है कि पहले ये बातें कही जाती थी, पूरी नहीं होती थी, लेकिन अब राहुल जी ने जो खासकर एक जिम्मेदारी ली है कि शीर्षतम नेतृत्व के साथ संवाद बनेगा और उनके दरवाजे सारे लोगों के लिए खुले रहेंगे, ये बात जो कही इसको अंडरलाइन करना चाहिए। और मैं तो इसका सकारात्मक पहलू देखता हूं और बहुत अच्छी बात है कि इससे हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ रहा है, हमारा देश मजबूत होगा, लोकतंत्र मजबूत होगा। ठीक है, आशीष जी आपके पास आता हूं। आशीष जी देखिए, सारा कुछ एक तरफ, लेकिन आज जो उन्होंने बात कह दी और जिन शब्दों में कह दी, जिस तल्ख अंदाज में कह दी, वो मीडिया की सुर्खियां बन गई है सर। वो पहले बोल रहे थे कि कोई क्यों नहीं बोल रहा है भाई, पीएम मोदी क्यों नहीं बोल रहे हैं, सरेंडर किसने कराया, ट्रंप जी के 11 बार बोल चुके हैं 22 दिनों में, वो एक बार भी बयान नहीं दे रहा। और आज तो जो हो गया कि ट्रंप ने फोन किया, नरेंद्र सरेंडर, ये तो बहुत तल्ख अंदाज था, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, राहुल गांधी अपने बयानों से, अपने बातों से अपनी परवरिश का प्रमाण दे चुके हैं। भारत में ये परंपरा है, सनातन संस्कृति में ये परंपरा है, हम मंदिर जाते हैं या अपने पूर्वजों को नमन करते हैं तो हमारे पैरों में चप्पल जूते नहीं होते, लेकिन उनके लिए इंदिरा गांधी का चित्र सिर्फ एक चित्र है। तो जो व्यक्ति अपने पूर्वजों का सम्मान या महापुरुषों का सम्मान उचित तरीके से, उचित परंपराओं के माध्यम से नहीं कर सकता, उससे देश के प्रधानमंत्री के बारे में अच्छे शब्दों का इस्तेमाल वो करे, इसकी कोई अपेक्षा किसी को होना नहीं चाहिए। यह पहली बार नहीं है कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी को इस तरह से सीधे नाम से उद्बोधित किया है। इससे पहले भी कई बार सभाओं में उन्होंने बहुत हल्के शब्दों का इस्तेमाल किया। जब व्यक्ति अपनी राजनीतिक जीवन में सफलताओं से वंचित रहता है, उसको मनवांछित सफलताएं नहीं मिलती, तो उसका वाणी संयम भी खराब होता है। और ये सब राहुल गांधी में हमको देखने के लिए मिल रहा है। पिछले 20-25 वर्षों से वो कांग्रेस को मजबूत करने के लिए पूरे भारतवर्ष में काम कर रहे हैं। और इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टी जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि एक समय में उनका पूरे भारतवर्ष की राज्य सरकारों में लीड कर रहे थे जी, सरकारें थी उनकी, वो 20 साल के अपने कार्यकाल में, जहां दिल्ली जो उनका खुद का गृह क्षेत्र भी है, राज्य भी है, उसको छोड़कर उसके अलावा भी कई सारे राज्यों में सरकार नहीं बना पाए। जिन राज्यों में ऐसे अनुमान सामने आ रहे थे कि यहां पर कांग्रेस को अच्छी सफलता मिल सकती है, वहां जमानत नहीं बचा पाए। तो बार बार इस टूटी बिखरी कांग्रेस को कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और राहुल गांधी, मैं मानता हूं, प्रयोग धर्मी है, वो लगातार प्रयोग करते रहते हैं। कहीं पर खटिया पर बैठते हैं, कहीं गंगा जी में स्नान करते हैं, कहीं कॉलेज के विद्यार्थियों से संवाद करते हैं, लेकिन इन सब का परिणाम, कांग्रेस के चुनाव परिणाम जब आते हैं तब उससे मेल नहीं खाता। और इसलिए मैं ऐसा मानता हूं, भीड़ लगना कांग्रेस कार्यकर्ता स्वाभाविक है, उनके नेता है तो भोपाल की सड़कों पर आएंगे ही आएंगे, लेकिन उनके नेतृत्व में कांग्रेस सबसे ज्यादा कमजोर हुई है, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता भी जानते हैं, प्रदेश भी जानते हैं। ठीक है, रंजन जी आपके पास आता हूं। रंजन जी देखिए, बहुत महत्वपूर्ण दौरा है, विपक्ष को भी मजबूत होना चाहिए लोकतंत्र में, और जिस तरह से मध्य प्रदेश में 18-20 साल से बीजेपी की सरकार है, तो सबको इस बात की दरकार है कि विपक्ष कम से कम इस लायक, इस स्थिति में रहे कि अगर कोई मसला ऐसा है जो जनता को पसंद नहीं है और विपक्ष आवाज उठा रहा है, तो सरकार को सुनना पड़े रुक करके। राहुल गांधी का यह दौरा और 10 साल बाद पीसीसी चीफ में कार्यकर्ताओं को संबोधन, कैसे आप देख रहे हैं? इसके क्या दूरगामी परिणाम होंगे? आपको लगता है जो कवायदें पहले होती थी बेअसर ही रह जाती थी, वैसा ही होगा? अभिलाष जी देखिए, राहुल गांधी का ना तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए जरूरी था, क्योंकि मैं लगातार देख रहा था पार्टी का जो स्टेट लीडरशिप है और जो हाई कमांड जिसको बोलते हैं हम, एक गैप दिख रहा था लंबे समय से। जो 17 में गोलीबारी हुई, किसान मारे गए, 18 में सरकार आई, कांग्रेस ने वादा किया कि हम किसानों का कर्जा माफ करें, कुछ का माफ हुआ, कुछ का नहीं हुआ। उसके बाद जब सरकार चली गई 2020 में, तो मुझे लगता था जो पार्टी हाई कमांड है लगातार एक्टिव रहेगा कि जो कमियां रह गई, जिन कमियों को जैसे आप सरकार बचा नहीं पाए, आप किसी को गद्दार बोलिए नहीं बोलिए बात की बात है, तो उसको ठीक कैसे किया जाए।
लेकिन 20 के बाद ऐसा कोई महती प्रयास नहीं देखा गया मेरे पार्ट पे। और जो भी लीडर विधायक बने हैं या जो पार्टी में मजबूती जुटे हैं, वो अपने बल पे जुटे हुए हैं, उन्होंने अपनी मेहनत से जगह बनाई हुई है। मेरा मानना कांग्रेस में अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं, जैसे सुनील जी बता रहे थे, कमिटेड हैं, डेडिकेटेड हैं, पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं। और साथ में ऐसे लोग भी हैं जिसको वोट बैंक आप बोल सकते हैं, जो कमिटेड वोट बैंक है। लेकिन इनको बचा के रखना, इनको इंटैक्ट रखना, इनके लिए काम करना और इसको आगे बढ़ाना, ये जितनी जिम्मेदारी स्टेट लीडरशिप की है उतनी जिम्मेदारी सेंट्रल लीडरशिप की भी है। तो अगर राहुल गांधी आए, जो आपका सवाल था, मेरा मानना है वेलकम स्टेप है। और इसको अगर बरकरार रखते हैं, क्योंकि एक बार आए फिर 4 साल बाद आएंगे, चुनाव आएगा तो कुछ होने वाला नहीं है। संगठन में कई स्तर पे काम करना पड़ेगा, आइडियोलॉजी के लेवल पे, लीडरशिप के लेवल पे और संगठन के लेवल पे। क्योंकि अगर बूथ पे वर्कर नहीं रहेंगे, आपके चुनाव होगा तो जो पोलिंग स्टेशन वहां पे आपके एजेंट नहीं रहेंगे, तो आप कुछ भी कर लीजिए, भाजपा चुनाव जीतती रहेगी। और एक जो बात है जो आपने जिक्र किया शादी के घोड़े का, रेस के घोड़े का, तो मुझे याद है गुजरात जब इलेक्शन था उससे पहले राहुल गांधी ने ये बात की थी। गुजरात के बाद महाराष्ट्र हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, वो कहाँ गए घोड़े वो? ठीक। और देखिए, जब रेस का घोड़ा, अगर जीतने वाला घोड़े कम होते हैं, गिने चुने होते हैं, लेकिन वो पार्टी को लीड करते हैं, रेस को लीड करते हैं और बहुत मेहनत से ऐसे घोड़े तैयार किए जाते हैं। उनमें टाइम, एनर्जी, मनी, बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो क्या कांग्रेस ऐसे रेस के घोड़ों को तैयार करने में अपना टाइम, एनर्जी, इन्वेस्टमेंट हर लेवल पे दे रही है? ये राहुल गांधी को सोचना है। ठीक है, मेरा मानना है ये जो विजिट है कांग्रेस के लिए तो अच्छा ही है, राहुल गांधी के लिए भी इंट्रोस्पेक्शन, आत्मचिंतन का समय है कि कैसे कांग्रेस को मध्य प्रदेश से बचा पाएंगे। ठीक है सर। सुनील मिश्रा जी के पास वापस आता हूं मैं। सुनील जी, मेरा सवाल यहां पर आपसे ये है कि कार्यकर्ताओं में इस वक्त जोश की कोई कमी नहीं है। हम जानते हैं पार्टी अगर इतनी पुरानी और बड़ी है और आज भी इतने लोग पहुंच रहे हैं, तो कार्यकर्ता तो आपके पास अच्छा है। और वो जो लोग थे जो जा सकते थे या जाने वाले थे, वो चले भी गए हैं। अब जो आपके पास हैं वो खालिस कार्यकर्ता हैं ज्यादातर। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है जो बयानों को लेकर के उन्होंने बात दी कि कई, खासतौर से बड़े लीडर आपके, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का क्योंकि उन्होंने भी नहीं लिया, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कई ऐसे नेता हैं जो ऐसे बयान दे देते हैं जिससे नुकसान हो जाता है और कुछ बीजेपी का काम भी कर देते हैं, कुछ फ्रस्ट्रेशन में बयान देते हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह बात कही है। तो ऐसे बयान वीरों को लेकर के पहले भी आला कमान दबे शब्दों में, कई बार तल्ख लहजे में कई बार बयान दे चुका है, जो है वो गुस्सा जाहिर कर चुका है, लेकिन कुछ होता नहीं है। क्या इस बार राहुल गांधी जी के बोलने के बाद आपको लगता है कोई सेल्फ कंट्रोल होगा, या इसको लेके बाकायदा गाइडलाइन आनी चाहिए लिखित में, जैसे बीजेपी की तरफ से हो जाता है कि आप कोई बयान इस विषय पर नहीं देंगे? डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए जरूरी नहीं है क्या? क्योंकि कांग्रेस की इमेज आपके 2-4 नेताओं ने बहुत खराब कर रखी है पब्लिक में। अभिलाष जी, इसमें मूल रूप से एक चीज हमको देखनी पड़ेगी जी कि पहले भी अगर ये बात कही गई है तो उसमें और आज क्या फर्क है। इतने सीधे सीधे और अकाउंटेबल होके जो ऑफिस बेयरर्स हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऑब्जर्वर्स हैं, उनसे डायरेक्ट राहुल जी ने, डायरेक्ट लीडरशिप ने ये बात पहली बार कही है मेरे विचार में। आदरणीय रंजन जी शायद सहमत होंगे। दूसरी बात ये कि आप जब ये बयानबाजी का जहाँ तक सवाल वरिष्ठों का आता है, तो अब जो है वो गेंद जो है लीडरशिप ने कार्यकर्ताओं के और वरिष्ठ नेताओं के पाले में वापस फेंक दी है। और अगर आपको कोई अच्छी शुरुआत करनी होगी या चाहते हैं आप, तो ये कहा जाता है इट इज नेवर टू लेट। तो मैं समझता हूं कि अगर हम 0 पॉइंट से आज भी शुरुआत कर रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है। और एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा कि हमारे एमएलए साहब ने यहाँ पे जिक्र किया कि जो इंदिरा जी की प्रतिमा के सामने उन्होंने जूते पहन रखे थे। आदरणीय अभिलाष जी, आप गौर करिएगा, ना तो वहां दीपक जल रहा था, ना वहां पे अगरबत्तियां लगी हुई थी। और मेरे पास एक फोटोग्राफ है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। अगर आदरणीय मुख्यमंत्री जी और हमारे एमएलए साहब इस बात पे स्टिक करते हैं तो वो मैं आपसे शेयर करने को तैयार हूं। मेरे मोबाइल में है, जो साइलेंट मोड में निकाल के दिखा सकता हूं कि उन्होंने भी जूते पहने हुए थे। क्योंकि
जो संस्कृति और जो पवित्रता की बात होती है, अगर उस मूर्ति के सामने अगरबत्ती जल रही हो या दीपक जल रहा हो तो उसकी मान्यता अलग हो जाती है। और ये हमारे कार्यालय के बाहर लगी हुई प्रतिमा है, तो इस पर अगर इस तरह का आंकलन होगा तो संस्कृति की बात तो हमारे मित्र जब करते हैं तो बहुत से सवाल हैं, ये डिबेट कहीं और चली जाएगी, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। बहरहाल हम लोगों को जो इसका सार्थक पहलू है वो ये देखना चाहिए कि अगर कोई पार्टी एक्टिव होने जा रही है तो ये अगर कहते कि हम भविष्य में देखेंगे तो शायद मैं ज्यादा प्रभावित होता और समझता कि इनका सकारात्मक रुख है। लेकिन अगर इनकी सेलेक्टिव जो नीति है कि जो दोहरापन है कि इस बात में रूल अलग है उस बात में अलग है, ये थोड़ा सा उचित नहीं है, थोड़ा विचलित करता है। ठीक है, चलिए आशीष जी आपके पास आता हूं। आशीष जी, यहां एक चीज हमने देखी है, वो साफ तौर पर राहुल गांधी या कांग्रेस जो है अब वो ये कहते हैं खुल करके कि भाई अब हमारे पास खोने को क्या है, जितना हम नीचे जा सकते थे हम चले गए, अब यहां से हमारे पास सिर्फ पाने के लिए चीजें हैं। और ये बात भी सही है कि जितना बड़ा गैप आप बनाने का लोकसभा की दौरान सोच रहे थे वो नहीं बना पाए, देश में एक बड़ा सेटबैक था वो। राज्यों में कहीं आपको सफलताएं जरूर मिली है लेकिन उधर साउथ से फिर वहां से झटके लग रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, कांग्रेस फाइट तो कर रही है। अभी हम ये मानते हैं कि मध्य प्रदेश में वो स्थिति नहीं है, लेकिन अब इससे नीचे कहां जाएगी कांग्रेस? क्या आपको लगता है इससे भी बुरे दिन कांग्रेस के आने बाकी है, या यहां से कांग्रेस का राइज होगा जैसे बीजेपी 2 सांसदों से निकली, वापस उठी और फिर देखिए कहां पहुंची? एक को मनाऊं तो दूसरा छूट जाता है, ये स्थिति कांग्रेस की है। 20 साल से अधिक का समय एक नेता को अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए मिला, राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर कई सारी भूमिकाओं का निर्वाह करने का मौका मिला, लेकिन नतीजा सिफर रहा। राजनीति में और एक लोकोक्ति है, शेर आएगा शेर आएगा शेर आएगा, उस शेर को दहाड़ते हुए भी लोगों ने देखा, लेकिन शेर शिकार नहीं कर पाया। और इसलिए जंगल का राजा तो कहलाने का हक उसी को है जो पूरे जंगल में अनुशासन की स्थापना कर सके, अतुलित बल जिसमें हो। और मैं ऐसा मानता हूं कि राहुल गांधी को एक नेता के रूप में पूरे देश ने कई बार देखा, कई बार, और हर बार यह आकलन रहा कि अब कांग्रेस अपने सर्वोच्च शिखर तक पहुंच जाएगी। लेकिन जिनकी नीतियों में दम नहीं है, जिनके विचारों में दम नहीं है, जो अच्छी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते, कहीं ना कहीं देश ये देखता है। नरेंद्र मोदी जी आज केवल भारत के नेता नहीं है, पूरे वैश्विक नेता हैं। और सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाना हो, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ऊटपटांग शब्दों का इस्तेमाल करना हो, ये देश की जनता देख रही है। और इसलिए जब किसी नेता की स्वीकार्यता पूरे भारतीय जनमानस में होती है, उसके खिलाफ आप बोलते हैं तो आप बहुत जल्दी अलोकप्रिय हो जाते हैं। और यही राहुल गांधी और कांग्रेस के नेताओं के साथ हो रहा है। और इसलिए पहले से सचेत रहकर बहुत सदे सदे बयान कांग्रेस के नेताओं के आजकल आते हैं। लेकिन मैं तो ऐसा मानता हूं, चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो या अन्य कई सारी यात्राएं राहुल गांधी ने इस देश में निकाली, लेकिन उस यात्राओं के बाद कांग्रेस का उस राज्य में क्या हश्र हुआ, जिन लोगों को इन्होंने अपनी खबरों में बनाने के लिए, जिनके साथ हुई घटनाओं को राजनीतिक मुलम्मा चढ़ाकर जनता के सामने पेश किया, नरसंहार हो, चाहे अपने साथ हुए दुष्कृत्य की पीड़ित महिलाएं हो, उनको इन्होंने अपने राजनीतिक अभियानों का हिस्सा बनाया। लेकिन बाद में उन परिवारों की क्या स्थिति है, ये देखने कांग्रेस का कोई नेता नहीं गया। इसलिए जनता ये सब समझती है कि राहुल गांधी मंदिर भी जाते हैं तो चुनाव के पहले जाते हैं, वो खटिया पर भी बैठते हैं, युवाओं से संवाद भी करते हैं तो चुनाव के पहले करते हैं। इसलिए जिस नेता के बारे में जनता इस तरह के कयास लगाने लगे, अनुभव करने लगे, उस नेता और उस पार्टी का भविष्य अंधकारमय है, इसमें कोई संदेह नहीं। चलिए ठीक है, रंजन श्रीवास्तव जी फाइनल कमेंट आपसे ले रहा हूं। रंजन जी, मुझे ये बताइए, जो सर्जरी की बात कही गई है और खास तौर से इसे इस तरह से देखा जा रहा है कि अब मध्य प्रदेश में जिला अध्यक्ष या जिला कार्यकारिणी सीधे और सीधे प्रदेश अध्यक्ष की जो सिंगल हैंडेड काम होता है वो नहीं रहेगा। अब यहां वर्किंग कमेटी बना दी है, वो देखेगी सारी चीजें, ऑब्जर्वर बना दिए गए हैं, ऑब्जर्वर विल बी इन्वॉल्व। तो क्या यह माना जाए कि संगठन के पावर को डिसेंट्रलाइज किया जा रहा है? और राहुल गांधी ने आज जो संकेत दिए हैं रंजन जी, एक तरफ उन्होंने कहा कि संगठन में सुनी नहीं जाती ऐसे कार्यकर्ताओं की जो कांग्रेस की विचारधारा को लेकर के यहां पर सारी फिजा बदलने का मादा रखते हैं, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि अब हम वर्किंग कमेटी के जरिए तय किया गया है कि जिला स्तर पर हम जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के जरिए बदलाव लाएंगे। तो ये सब क्या इस तरह अभी का जो वर्तमान संगठन नेतृत्व है उससे नाखुशी के इजहार के तौर पर देखा जाए ऐसे?
अभिलाष जी बिल्कुल। और सबसे पहले मैं अपना कमेंट रखूं, मैं बधाई देना चाहूंगा आपको और आपके चैनल को, खासकर सुनील जी और आशीष जी को। बड़े ही अच्छे तरीके से डिबेट किया, आपस में आरोप प्रत्यारोप जैसे आजकल होता है, हाँ। गाली गलौज तक बात पहुंच जाती है, बड़े संयमित तरीके से आशीष जी और सुनील जी ने इसको कंडक्ट किया है। मैं बधाई देना चाहूंगा और आपको भी खासकर। शुक्रिया सर जी। अब मैं विषय पे आता हूँ। देखिए, जो छत्रपों की राजनीति है अभिलाष जी, वो कांग्रेस देख चुकी है। पहले क्या था, सुनील जी जानते हैं, अभिलाषी जी भी जानते हैं कि जो बिंद है, महाकौशल है, ग्वालियर चंबल है, हर जगह के छत्रप हुआ करते थे, आज भी हैं। उनके भरोसे कांग्रेस छोड़ दी जाती थी। पिछले 20 साल से कांग्रेस मिनिस्ट्री में नहीं आ पा रहा है, 15 महीने को छोड़ करके। तो अब कांग्रेस को लगता है कहीं ना कहीं आपको एक स्टेट वाइड जो भाजपा की एक ताकत है, कैडर बेस करके, और उसके लिए प्रयास, ऐसा नहीं कि अभी सोच रहे हैं, पहले प्रयास हुआ था। एक बार था कि राहुल गांधी इंटरव्यू लेंगे, नेताओं को चयनित करेंगे, उसमें नेशनल टार्जन आई, बहुत से नेता आए, लेकिन वो चल नहीं पाया। अब फिर से पार्टी को महसूस हो रहा है कैडर बेस्ड पार्टी रखेंगे, डिजिटलाइज करेंगे, जो जनता की आवाज है उसको लेकर के जो नेता चुने जाए, और जो रेस वाले घोड़े की बात थी उन्हीं के बीच से निकलेंगे। तो अगर पार्टी की सोच बुरा नहीं है, लेकिन यह है कि उस पर स्टिक करना पड़ेगा, आपको लगातार काम करना पड़ेगा। एक बार आप आए, फिर चले गए, फिर 2 साल बाद आएंगे, 3 साल बाद आएंगे, फिर जो कमियां ध्यान नहीं देंगे तो उस पर काम नहीं चलेगा। आपको सिस्टमेटिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से, और अच्छे नेता जो हैं, जो कमिटेड हैं, उनके साथ रह के काम करना पड़ेगा, तब रिजल्ट आएगा आपके लिए। बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस जो यहाँ पर रिवाइव करने की बार बार कोशिश कर रही है, और ये दुर्भाग्य है कांग्रेस का कि हम देख रहे हैं कि उसकी इतनी कोशिशों के बाद एक जो करीब 17-18 महीने का जो वक्त था, उसके अलावा उसे सफलता नहीं मिली है। लेकिन हाँ, ये बात भी सही है कि कांग्रेस कोशिश लगातार कर रही है, कोशिशों में कमी भी होगी तभी सफलता नहीं मिल रही है, हम जानते हैं। लेकिन हाँ, जैसे बयानबाजी का एक मुद्दा आज आया, और सुनील मिश्रा जी ने बहुत अच्छे से कहा कि पहले से अब बहुत संयमित बयान आने लगे हैं। ये बात सभी नोट कर रहे हैं कि कांग्रेस के बयान अभी भी गड़बड़ कुछ नेताओं के आते हैं, पर पहले से बहुत कम है। और इधर दूसरी तरफ हम देखें तो वो जो कहते हैं ना कि सत्ता क्या, उसको मैं सीधे तौर पर इन्फेक्शन के लिए कह लेता हूं, वो जो संक्रमण है सत्ता का, वो बीजेपी में आ गया है। अब यहां से उलझुल बयानों की ऐसी धारा बहती है कि आला कमान के पसीने छूट जाते हैं उसे काउंटर करने में, उसे रोकने में, डैमेज कंट्रोल करने में। ये बात बोलने में कोई हर्ज नहीं। और ये सत्ता में रहते हैं तो आ जाता है, सत्ता जब किसी को मिल जाती है तो ये संक्रमण तो उसमें आता है। कांग्रेस अब क्या एंटीबायोटिक ले चुकी है विपक्ष में रह करके, और क्या वो सिर्फ आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गई है, बड़ा सवाल है। और बीजेपी को भी देखना होगा, क्योंकि बीजेपी को भी कभी इससे भी ज्यादा कमजोर कंडीशन में कांग्रेस ने तंज कसे थे, तब बीजेपी के लोगों ने उन तंजों को सहा भी था और बहुत कुछ सीखा भी था। इसलिए आज वो इस स्थिति में है। क्या कांग्रेस वैसा कुछ कर पाएगी, वक्त बताएगा। राहुल गांधी की कोशिशें कितनी कामयाब होंगी, सर्जरी बीजेपी संगठन में होगी या नहीं, आला कमान के उलझुल बयानबाजी पर रोक लगेगी कि नहीं, ये सब कुछ वक्त ही तय करेगा। बहुत शुक्रिया सुनील मिश्रा जी, रंजन श्रीवास्तव जी, आशीष शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया। नमस्कार।